400 meters sprint. Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win. भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और आप सभी को आजादी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ एक ऐसी पर्सनालिटी से आज आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने कहें कि देश जब आजाद हुआ और इसी के साथ जितने भी देशभक्त हैं उनका नाम भी इसमें लिया जाता है। 400 meters sprint. Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win. द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म 1932 में लायलपुर में हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से बचते बचाते वो हिंदुस्तान आ गए। बंटवारे के समय हुए दंगों ने उनसे उनके माँ बाप को छीन लिया। हिंदुस्तान पहुंचकर उनकी राह मुश्किलों और मुसीबतों से भरी रही। 1953 में मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। सेना में रहकर मिल्खा सिंह ने 400 मीटर रेस की तैयारी शुरू कर दी। उन्नीस सौ 57-58 में मिल्खा सिंह ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। टोक्यो एशियाई खेलों में भी 400 और 200 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड बनाया। The start of the men's 400 meters. कार्डिफ में 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। And thus unable to see any of his rivals, the Indian outclasses the favourite, South Africa's Spence, to win the quarter-mile final. उस दौड़ के बाद पूरी दुनिया में मिल्खा सिंह के नाम का डंका बजने लगा। 1960 के रोम ओलंपिक में मेडल न ला पाने का पछतावा मिल्खा सिंह को आज भी है। मिल्खा सिंह ने अपने देश के लिए सबसे ज्यादा सफलताएं अर्जित की हैं। 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में से 77 दौड़ जीत चुके मिल्खा सिंह आज एक लिविंग लेजेंड है और आजाद भारत की रफ्तार के रूप में पहचान रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत खबरें अभी तक में आपका। थैंक यू वेरी मच। सर भारत जो कि अब इंडिया बन चुका है, ये बदलती तस्वीर आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मिल्खा सिंह की तरफ से सबको नमस्कार और प्यार। हिंदी में मैं बोलता हूँ हमेशा हिंदी में, क्योंकि मैंने 80 रेसेस दौड़ी हैं हर कंट्री के अंदर। जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में ही दिया है। और लोग जहाँ मैं जाता हूँ किसी फंक्शन पे हमेशा वो इंग्लिश में ही स्पीच देते हैं। मगर मेरा ये होता है, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि भाई देखो, चाइनीज़, जर्मन, जापानीज़ जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर आते हैं वो हमेशा अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और प्राउड महसूस करते हैं। तो हमें हिंदी बोलने के अंदर संकोच नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ तक आपने सवाल किया है आज़ादी का, सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त आ रही है कल, और उस पे हर इंडियन को देश आज़ाद होने की बधाई देता हूँ, नंबर 1। और जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया उनको मैं सलूट करता हूँ। जैसे देखिए, शहीद भगत सिंह थे, शहीद ऊधम सिंह थे, शहीद राजगुरु थे, उसके बाद सुभाष चंद्र जी बोस थे, महात्मा गांधी थे। इन लोगों ने एक बार इरादा बना लिया था कि हमने अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है और अपने देश को हमने आज़ाद करवाना है। वो आज़ाद करवा के रहे। अब भगत सिंह को भी ये मालूम था कि मैं मर जाऊंगा, ऊधम सिंह को भी ये मालूम था कि मुझे अंग्रेज़ मार देंगे, सबको मालूम था इस चीज़ के बारे में। मगर उनके अंदर कितनी वो उन लोगों ने जो किया देश के लिए, हमें हर इंडियन को उसको याद करना चाहिए और सलूट करना चाहिए, क्योंकि उनमें जज्बा था कुछ कर दिखाने का और अपने देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। सर जब बंटवारा हुआ, मिल्खा सिंह एक बच्चा भारत में आया। ये बिल्कुल आपकी सही बात है बेटे कि मैंने हिंदुस्तान को आज़ाद होते हुए देखा है। मेरे पेरेंट्स मेरी आंखों के सामने मारे गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ आपस में, तो ये अदरवाइज़ तो ये पाकिस्तान बनना ही नहीं था। ये पंडित जी की और जिन्नाह की गलती थी कि जो ये पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुए। अदरवाइज़ कभी ये इंडिया डिवाइड नहीं होना था, इंडिया पाकिस्तान एक ही रहना था। तो जब मैं पार्टीशन के बाद यहाँ पे आया तो वो टाइम मैं भूल नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप मारे गए, मेरे बहन भाई मारे गए,
जब मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो अकेला था मैं। जी। कितने रेफ्यूजीज़ वहाँ पे आके लैंड करते थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर, और वहाँ पे आप देखें कि कोई लाश वहाँ पड़ी हुई है, कोई बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है और लोग शिट कर रहे हैं, बुरी हालत है, रोटी खाने के लिए नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग बेचारे जो लाला लोग थे वो जो पूरी वगैरह छोले वगैरह बना के लाते थे तो वो ऐसे फेंकते थे जैसे कुत्तों को रोटी फेंकी जाती है। तो वो जो था समा जो था वो मैंने देखा है, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से ये चीज़ें सारी हों। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि आज इंडिया आज़ाद हुआ है, सबको मैं बधाई देता हूँ। और जो लोग कंट्री से बाहर रह रहे हैं उन सब से मैं ये कहता हूँ कि आप याद रखो कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लाखों आदमी, हज़ारों आदमी मरे हैं। बिल्कुल। ये शहीद भगत सिंह का तो नाम मशहूर है, वो तो उधम सिंह, बाकी जो लोग मरे हैं उनकी तो गिनती नहीं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, शायद जानते भी नहीं। और जिनको मार के जलियांवाला बाग के अंदर कुएं के अंदर फेंका गया और क्या क्या उन लोगों के साथ हुआ, आपको मालूम नहीं इस चीज़ के बारे में। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे कनाडा जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, इंग्लैंड जाऊँ, कहीं भी जाता हूँ, अब जब से फिल्म आई है लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैं हमेशा उनको ये मैसेज देता हूँ कि आपने ये कभी नहीं भूलना है कि आप हमारी कंट्री के एम्बेसडर हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हैं चाहे बिजनेसमैन हैं, आप बाहर हैं कंट्री से तो आप हमारे एम्बेसडर हैं। अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमारे देश की बदनामी होगी, अगर अच्छा काम करते हैं तो लोग कहेंगे ये इंडियन हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये चीज़ें उनको कभी भूलनी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप हमेशा जब भी आपके बच्चे हैं, अब जैसे मैं कनाडा गया, कनाडा के अंदर मुझे कहते हैं मिल्खा सिंह जी आधी तो आप पंजाबी बोलिए तो आधी आप इंग्लिश बोलिए। मैंने कहा क्यों भाई? एक आदमी पीछे आके मुझे कहता है, मैंने कहा क्यों भाई? कहने लगा जी हमारे बच्चे जो हैं वो पंजाबी नहीं जानते, वो इंग्लिश जानते हैं। मैंने कहा आपको ये बात करते हुए मेरे साथ शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा मैंने सारी दुनिया में ट्रैवल किया है 80 कंट्रीज़ के अंदर, मैंने जहाँ भी इंटरव्यू दिया है अपनी लैंग्वेज में दिया है, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे इंग्लिश बोलूँ इन बच्चों के साथ। मैंने कहा इसके लिए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि जो आगे वाली जनरेशन इनकी होगी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म, वो तो इंडियन क्या, पंजाबी क्या, हिंदुस्तानी का लफ्ज़ नहीं वो जानेंगे। मैंने कहा ये आप गलत काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि 5000 आदमी उस दिन डिनर पे इकट्ठा था और 5000 आदमी को मैंने वहाँ पे टोरंटो के अंदर फ्लैग ऑफ किया। और उसके बाद जब डिनर हुआ तो ये बातें हुई, तो मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा आज अगर मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, तो मेरे सिर पे पगड़ी है तो फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है जी। मैं इंडियन हूँ तो मेरा नाम मशहूर है, अदरवाइज़ मैं कहा कौन जानता है। मैंने कहा तो मैंने कहा इन बच्चों को आप कभी भी अपनी इंडिया की लैंग्वेज मत भूलने दो, इनके साथ घर में पंजाबी बोलो, घर में हिंदी बोलो, कुछ भी करो ताकि ये भूल ना पाएँ सारी चीज़ जो है। सर आपने फिल्म की बात की, जब आपकी बायोग्राफी पर फिल्म बनने की बात हुई, मिल्खा सिंह, हर किसी ने वो मूवी देखी है, हर किसी ने आपके जीवन के बारे में उस मूवी के माध्यम से जाना। आपने 1 रुपए की मांग की बस मूवी के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे आप बैठी हैं यहाँ पे 5-6 डायरेक्टर जो थे बॉम्बे से आए हुए थे, फिल्म मेकर जो हैं, और उन लोगों ने आके मुझे, किसी ने कहा जी हम आपकी स्टोरी का 2 करोड़ दे देंगे, किसी ने कहा 1.5 करोड़ दे देंगे, किसी ने कहा कि हम हाफ ऐसे कीजिए, जो भी प्रॉफिट होगा उसका हाफ हम आपको दे देंगे। तो मेरा बेटा जो है, आपको मालूम होना चाहिए, जीव मिल्खा सिंह, वो भी बड़ा फेमस है। मिल्खा सिंह की तरह उसका भी नाम दुनिया में गोल्फ के अंदर है। तो मुझे पद्मश्री मिला है तो उसको भी पद्मश्री दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो 2 पद्मश्री इस घर के अंदर है। तो वो मैंने जो आपको बात बता रहा था कि वो मेरा बेटा जो था उन डायरेक्टर के साथ यहाँ पे बैठा था, तो मुझे कहता है पापा मैंने 1 मिनट आपसे बात करनी है। तो वो मुझे अपने कमरे के अंदर लेके अंदर मुझे कहता है अगर स्टोरी देनी है तो ओम प्रकाश मेहरा को देनी है, डायरेक्टर जो हैं। तो मैंने कहा बेटे क्या बात है, क्योंकि मैंने तो 60 के बाद कोई फिल्म ही नहीं देखी। 60 के बाद कौन सा एक्टर अच्छा है, कौन सा डायरेक्टर अच्छा है, कौन क्या क्या हुआ, 60 के बाद मुझे कुछ नहीं याद। पहले तो राज कपूर, देवानंद,
अशोक कुमार हमारे ज़माने में हुआ करते, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, ये हमारे ज़माने में हुआ करती थी। मगर आजकल के बच्चों का तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने तो फिल्म 60 के बाद कुछ देखी नहीं। तो मेरा बेटा कहता है कि क्योंकि मेरा बेटा सारी दुनिया में खेलता है गोल्फ, तो वो रात को आके कमरे के अंदर होटल, किसी भी होटल में हो, वो रात को एक इंडियन मूवी ज़रूर देखता है। तो उसने कहीं रंग दे बसंती देखी होगी, तो वो मूवी देखने के बाद मुझे कमरे में जाके कहता है पापा अगर स्टोरी देनी है तो ओम प्रकाश मेहरा को देनी है, और देनी भी 1 रुपए में, हमने कोई पैसा चार्ज नहीं करना। उसकी बात बिल्कुल सही थी कि जब भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैंने कहा बेटे जो तू कहता है देख ले, कर ले, मैंने कहा जिस तरह से। तो वो मैंने ओम प्रकाश मेहरा को 1 रुपए के अंदर वो स्टोरी दी। ये कहानी बिल्कुल सही है और कोई पैसा हमने चार्ज नहीं। सर, आपने शुरुआत में बताया जिस तरीके से कि 80 में से 77 रेसेस आपने जीती हैं। हर कोई आपकी जीत के बारे में जानता है, लेकिन हम उन हार के बारे में जानना चाहेंगे जो हार शायद आपने सोची भी नहीं होगी और फिर भी आपको मिली। बिल्कुल सही बात है बेटे। ऐसे है कि जब आप ट्रैवल करके जाते हो यहाँ से, इंडिया से, फ़र्ज़ करो कि मैं जर्मनी गया हूँ या इंग्लैंड गया हूँ, मुझे 8-9 घंटे प्लेन के अंदर लग गए हैं, 10 घंटे बैठे बैठे, और जाते ही रात को सोना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग दौड़ है आपकी, तो वो आदमी को थकावट तो हो ही जाती है। थकावट होने की वजह से ही मैं 2-3 रेसेस हारा, अदरवाइज़ आज तक ये रिकॉर्ड है दुनिया के अंदर कि 80 रेसेस में से 77 जीतनी, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात जी। आज तक दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड है। इसीलिए घर घर के अंदर मिल्खा सिंह का नाम है, बिकॉज जो मिल्खा सिंह ने किया, और मैं हमेशा आने वाली जनरेशन को ये कहता हूँ कि जिस इंसान के अंदर विल पावर है, अगर वो कुछ करना चाहता है ज़िंदगी, आप इंटरव्यू लेने आई हैं, ये कैमरा मैन है, ये फलाना है, अरे हिम्मत होनी चाहिए कि हमने दुनिया में बेस्ट बनना है, बेस्ट बन के दिखाना है। वो तभी हो सकता है आदमी को मौत से लड़ना पड़ता है। आपका विल पावर होनी चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए और मेहनत करने का इरादा होना चाहिए। सर, आप स्पोर्ट्समैन हैं, पर आप ये नहीं चाहते थे कि आपके बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाएं, ऐसा क्यों? तो ये कैसे, आपको मैं अभी बताया मैंने आपको कि मेरा बेटा जो है जी मिल्खा सिंह, ये दुनिया भर में मशहूर है। हम इसको स्पोर्ट्स में नहीं डालना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे ज़माने में स्पोर्ट्स में मुझे कुछ नहीं मिला, ध्यानचंद जी को कुछ नहीं मिला, लाला अमरनाथ जो पहले क्रिकेट के कप्तान थे उनको कुछ नहीं मिला। मुझे लाला अमरनाथ जी बताते थे कि उनको 2 रुपये मिलते थे मैच खेलने के, 2 रुपये। कैन यू इमेजिन 2 रुपये क्या चीज़ होती है? और 3rd क्लास में वो ट्रैवल करते थे, 5 स्टार होटल वगैरह नहीं थे उस टाइम। तो आज जो है देखो बच्चों के अंदर कितना करोड़ों रुपए क्रिकेट वालों को मिल रहे हैं। ध्यानचंद जी को कहा हिटलर ने कि आओ आप जर्मन में रह लो, जो चाहिए आपको हम देने को तैयार हैं, मगर नहीं, उनको कंट्री प्यारी थी। मुझे भी, मैं अगर रहना चाहता इंग्लैंड रह लेता, अमेरिका में सेटल हो जाता, कहीं भी वो शादी करवा लेता वहाँ पे, मगर मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी कंट्री प्यारी है, मुझे तो इंडिया में वापस जाना है। तो जो प्यार, जो इज्जत मान आपको यहाँ अपनी कंट्री के अंदर मिलता है, वो दूसरी कंट्री में नहीं मिलता। सर, अब आप खेलों में देश के भविष्य को किस तरीके से देखते हैं? वो ऐसे है कि अभी मेरे पास अमित शाह भी आए हुए थे, आपको मालूम है शायद, अमित शाह प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, तो मेरे घर पे आए, यहीं पे बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अमित शाह जी, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर एक आदमी है वर्धन राठौर, जो स्पोर्ट्समैन है, आपको मालूम है? कहता हाँ जी मुझे मालूम है। मैंने कहा उसने ओलंपिक गेम के अंदर सिल्वर मेडल जीता हुआ है शूटिंग के अंदर, और उस आदमी को आपने मिनिस्ट्री दे रखी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये क्या तरीका है? मैंने कहा जो स्पोर्ट्समैन है, जो काम, जिस काम के फिट है जो आदमी, उसको आप वहाँ पे लगाइए, आपने क्यों नहीं लगाया उसको वहाँ पे? वर्धन जाते ही उन्होंने ऑर्डर करवा दिए, वर्धन राठौर को उन्होंने स्पोर्ट्स दिला दिया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि एक स्पोर्ट्समैन जो है आज हेड कर रहा है हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, और मैं ये चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर कमी नहीं है किसी चीज़ की। हमारे ज़माने में कमी थी क्योंकि मेरे पास रनिंग शूज़ नहीं थे, मेरे पास ट्रैक सूट नहीं था, नंगे पांव दौड़ के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये चीज़ें हमारे ज़माने में कहाँ थीं? कोचेज़ कहाँ थे? स्टेडियम कहाँ थे? मगर आज जो है हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है।
सर नंगे पांव दौड़ने वाला लड़का कॉमनवेल्थ गेम्स जीत लेता है, प्रेरणा कहाँ से मिली? वो मैं बताता हूँ आपको। जब मैं 1956 के अंदर ओलंपिक गेम में गया तो वहाँ पे जो लड़का 400 मीटर के अंदर फर्स्ट आया, अमेरिकन लड़का था। क्योंकि मैं तो पहले राउंड में बाहर हो गया। जब पहले राउंड में बाहर हो गया, आपको मालूम है 400 मीटर फाइनल में पहुँचने के लिए पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर जाके फाइनल होता है। तो पहले राउंड में जब 6 लड़के दौड़ते हैं तो 6 में से 3 ले लेते हैं जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, और पीछे वाले 4th 5th 6th जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो मैं 6ठे नंबर पे आया पहले राउंड में, तो मैं तो बाहर हो गया। मगर मेरे दिल के अंदर आग ज़रूर थी। मैंने कहा भाई मैं उस आदमी को मिल के जाऊँगा जो आदमी दुनिया के अंदर 400 मीटर के अंदर फर्स्ट आया है। हाँ जी। तो मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, इसमें शर्म वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला बच्चा, कौन सा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ जो मुझे इंग्लिश आती होगी उस टाइम। तो मेरे साथ एक लड़का था महेंद्र सिंह, वो तो बेचारा दुनिया में नहीं है, अब चला गया है, वो दुनिया छोड़ गया है। लॉन्ग जंप करता था वो, तो वो मेरा रूममेट था। मैंने कहा महेंद्र सिंह यार आज मैंने जाना है, क्योंकि जो ओलंपिक कैंप होता, ओलंपिक विलेज होता है, उसमें यहाँ पे पाकिस्तान की टीम रह रही है, यहाँ पे जर्मनी की रह रही है, यहाँ पे अमेरिका की रह रही है, यहाँ रशिया की रह रही है। तो अमेरिकन टीम हमारे रूम से करीबन 2 मिनट की वॉक पे उनका अमेरिकन का जो था वो वहाँ रह रहे थे, वो अमेरिकन टीम रह रही थी। तो मैंने महेंद्र सिंह से कहा, मैंने कहा यार मेरे साथ चलो, मैंने उस आदमी से मिलना है। तो वो मैंने उसको साथ लिया। तो अब उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ था, तो उसको कमरे के बाहर फोटोग्राफर और टीवी वाले, प्रेस वाले सारे बैठे हुए हैं। तो जब हम दरवाज़ा खटखटाया तो बाहर वो निकला, कहना यस जेंटलमैन व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो महेंद्र सिंह ने कहा कि मिल्खा सिंह। अब उस ज़माने में मिल्खा सिंह को कौन जानता था, कौन मिल्खा सिंह है, कहाँ से आया है, क्या है। तो वो कहता आई एम सॉरी जेंटलमैन, आई एम बिजी टुडे, आई कांट गिव यू टाइम टुडे, कैन यू कम टुमारो। तो हम दोबारा कल उसी टाइम पहुंच गए। तो फिर महेंद्र सिंह ने बताया कि ये 400 मीटर 400 मीटर दौड़ता है, और इसका आपका कोचिंग शेड्यूल जो है, आप क्या करते हो सारे साल के अंदर, वो आपसे ये जानना चाहता है। तो उसने फिर मुझे लिख के दिया कि मैं कितनी क्रॉस कंट्री करता हूँ, कितनी हिल रनिंग करता हूँ, कितनी सैंड रनिंग करता हूँ, कितने घंटे में दिन में काम करता हूँ, कितनी वेट ट्रेनिंग करता हूँ। वो सारी चीज़ें उसने मुझे पूरे साल की लिख के दी। तो जब मैं दिल्ली लैंड किया वापस मेलबर्न से, 56 की बात है, मैंने कसम खाई, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा मगर ये ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के रहूंगा। तो वही कहेंगे विल पावर थी, विल पावर थी। और रोज़ मैं गिर जाता था जब ट्रेनिंग करता था। मई जून के महीने में आपको मालूम है कितनी गर्मी होती है, 6 घंटे रोज़ दौड़ना, कितनी बार डेथ बेड पे रहा, कितनी बार मुझे ऑक्सीजन लगी रही, कितनी बार ब्लड आया, वॉमिट किया मैंने, मगर लोग कहते थे ये मर जाएगा। मैंने कहा चाहे मैं मर जाऊं। इसीलिए शायद आपको लेजेंडरी एथलीट कहते हैं। मिल्खा सिंह है हमारे साथ, और क्या कुछ इन्होंने कठिनाइयां फेस की, कितना संघर्ष किया, वो जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। 400 meters sprint. Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win. 400 meters sprint. Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्लाइंग सिख हैं हमारे साथ मिल्खा सिंह जी, एक बार फिर से सर आपका स्वागत है। सर फर्ज कीजिए कि अगर आपको खेल मंत्रालय सरकार सौंप देती है तो किस तरीके के बदलाव आप चाहेंगे? तो मुझे तो बहुत सी पोस्ट ऑफर हो चुकी हैं, मगर अब मेरी कोई एज नहीं है ये। लेकिन सर जिस तरीके से इतनी जनसंख्या होने के बाद भी देश की, खेलों में हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। एका दुका अगर मेडल आ जाता है उसमें भी बहुत खुशी, हम खुश हो जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ी थी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि आने वाली ओलंपिक गेम के अंदर हम ज़्यादा मेडल लेंगे, जो 2020 में होने वाली हैं टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक गेम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बातों से मेडल आने वाले नहीं हैं। ये क्रिकेट नहीं है जो 5-7 कंट्रीज़ खेलती हैं और आज इंडिया हार गया कल जीत गया, आज इंडिया हार गया कल जीत गया। ये तो 7 कंट्रीज सिर्फ खेलती हैं, 8 कंट्रीज खेलती हैं।
मगर ओलंपिक गेम्स के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि 220-30 कंट्रीज आती हैं। 220-30 कंट्रीज जो हैं वो पूरी अपनी तैयारी करके आते हैं हर गेम के लिए, कि हर कंट्री चाहती है कि हम मेडल जीत के जाएं। तो मेहनत करनी पड़ती है। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता, जब तक उसके अंदर विल पावर नहीं, तब तक ओलंपिक गेम के अंदर मेडल मिलना बहुत मुश्किल है। वही कि बातों से काम नहीं बनेगा। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि कुछ गेम्स के अंदर हमने अच्छा किया है ओलंपिक गेम्स के अंदर, जैसे शूटिंग है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है, टेनिस है और क्या जिम्नास्टिक है, उसमें भी हमने अच्छा किया है। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए, बॉक्सिंग के अंदर भी अच्छा किया हमने। मगर दुनिया के अंदर जो गेम्स हैं, जो मानी जाती हैं गेम, वो क्या है? एथलेटिक नंबर 1 पे आती है, उसके बाद फुटबॉल आता है, हॉकी आती है, जिम्नास्टिक आती है, स्विमिंग आती है। कितनी गेम्स पड़ी हैं, उनके अंदर वी आर नोवेयर। जी सर। मज़ा तब है कमी। मैं आपको उसी पॉइंट पे आने लगा हूँ कि आज मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए, 60 साल से भी ऊपर हो गए। 60 ईयर्स के अंदर आप इंडिया में से एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, कोचेज हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। आज 50,000 कोच है सारे हिंदुस्तान के अंदर। रिजल्ट कौन दे रहा है? एक गोपी चंद है जिसने बैडमिंटन प्लेयर हमारे पैदा किए हैं, साइना नेहवाल, वीपी संधू और वो लड़का श्रीनाथ। उसने ये बच्चे पैदा किए हैं जिन्होंने जाके हमारा नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। ऐसा कोच चाहिए। दीपा जो लड़की जिम्नास्टिक वाली है, उसका कोच, ऐसे कोच चाहिए। रेसलिंग जिन्होंने मेडल लेके आए हैं, बॉक्सिंग जो मेडल लेके। सर क्या लगता है कि मेडल जीतने की होड़ में खिलाड़ी या फिर कोच की अगर बात की जाए तो खेलना कहीं ना कहीं वो भूलते जा रहे हैं? नहीं बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओलंपिक में मेडल लेना हिंदुस्तान के लिए जितना एक इंडियन हार्डवर्क कर सकता है, इतना दुनिया का कोई आदमी इतना हार्डवर्क नहीं कर सकता। मगर ये 3 एजेंसीज हैं जिनको सिंसियर होना पड़ता है। नंबर 1 खिलाड़ी जो है वो अपने काम के लिए सिंसियर हो, कुछ भी हो जाए, रात हो दिन हो, उसने काम करना ही करना है। उसके बाद आता है कोच, जिसने काम करवाना है। कोच ने देखना है कि मैं जो काम दे रहा हूँ बच्चे को वो इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको टेस्ट करना है हर 10 दिन के बाद, क्या वो टाइमिंग जो फर्ज करो 400 मीटर है जी, 400 मीटर का टाइमिंग जो है ओलंपिक का 45 सेकंड है। 45 सेकंड जो तोड़ने के लिए मुझे क्या क्या करना है? उसमें स्टैमिना की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्पीड की ज़रूरत है। जब तक वो चीज़ें नहीं होगी तब तक वो आदमी जो है वो वर्ल्ड टाइमिंग के साथ नहीं पहुंच सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। पैसा हमारे पास है, स्टेडियम हमारे पास हैं, कोचेज़ हमारे पास हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं मिनिस्ट्री को ब्लेम बिल्कुल नहीं करता। ब्लेम करता हूँ तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को ब्लेम करता, क्योंकि खेलों का स्टैंडर्ड जो बढ़ाना है वो ओलंपिक एसोसिएशन ने बढ़ाना है। तो क्या लगता है क्या कुछ बदलाव किए जाने की ज़रूरत है? बदलाव आपस में मीटिंग कॉल करें ये, क्योंकि अब पिछले दिनों में मैंने पढ़ा, मुझे बहुत दुख हुआ कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और गवर्नमेंट की बनती नहीं है आपस में। वो एक दूसरे को ये कहते हैं देखो हमें पैसा नहीं दिया, वो कहता जी हमें ये नहीं किया, वो किया। तो ये चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हैं, इनको मिल के चलना चाहिए। इंडिया एक है, कंट्री एक है। हमने देखना है कि हमने खेलों का स्टैंडर्ड कैसे ऊपर लेके जाना है। जब तक यंग बच्चे पकड़ के एक जगह पे नहीं रखेंगे, उनको ठीक ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, कोचेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब समझते हो क्या? कि आज मिल्खा सिंह जी आपको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हम, और 4 साल के अंदर तो हमें आने वाली ओलंपिक के अंदर मेडल चाहिए, तब तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, अदरवाइज आपकी छुट्टी 4 साल के बाद। हाँ जी। फिर लोग काम करेंगे और करके दिखाएंगे और आपको रिजल्ट देंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल। सर 30 साल आप स्पोर्ट्स में डायरेक्टर भी रहे। मैं रहा बिल्कुल। एज अ डायरेक्टर क्या कुछ लगा आपको? मैंने तो बहुत सी स्कीमें शुरू की पंजाब के अंदर, आपको मालूम ही नहीं है। मैंने स्पोर्ट्स विंग्स शुरू किए। स्पोर्ट्स विंग्स मैंने खोले स्कूलों के अंदर। फ़र्ज करो कि होशियारपुर साइड है, होशियारपुर साइड के अंदर और जलंधर साइड के अंदर फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक़ है।
मैंने वहाँ पे स्पोर्ट्स के विंग्स खोल दिए। जलंधर के अंदर हॉकी का बहुत शौक़ है, हॉकी के बच्चे वहाँ पे डाल दिए। इसी तरह एथलेटिक का शौक़ है बठिंडा साइड में, फलानी जगह पे, सारी जगह पे मैंने जो थे ये विंग्स खोल दिए। उसके अंदर जो टैलेंटेड बच्चे थे उनको दाखिला दे दिया और सारा खर्चा गवर्नमेंट करती थी उनके ऊपर। और रिज़ल्ट मिले, हमें रिज़ल्ट मिले। वो बच्चे हमारे रेलवे में चले गए, पुलिस में चले गए, टाटा में चले गए, एयरलाइन में चले गए, मगर रिज़ल्ट तो हमें मिले। वही मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ये बच्चे, टैलेंटेड बच्चे जो हैं, ऑल इंडिया स्कूल गेम्स होती हैं, वहाँ पे ग्रुप्स बन के आए हुए होते हैं। 12 साल के बच्चे भी हैं, 14 साल के हैं, 16 साल के हैं, 18 साल के हैं। उन बच्चों में से आप पकड़ो बच्चे जो अच्छे बच्चे दौड़ने वाले हैं या जो अच्छे खेलने वाले बच्चे हैं, रिज़ल्ट बेटर मिले, तो उनको एक जगह पे रखो और उनका खाने का इंतज़ाम हो, पढ़ाई का इंतज़ाम हो और ट्रेनिंग का इंतज़ाम हो, फिर देखिए रिज़ल्ट आपको मिल जाए। ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि बच्चों आगे बढ़िए। आप देश की इज़्ज़त को आपने आगे बढ़ाना है तो यही है जो चीज़ें मैंने बता दी हैं। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए और हार्ड वर्क करने का मादा होना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेस बच्चों के साथ हैं और मैं उनके माँ बाप से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आपके हैं, जितना हार्ड वर्क एक बच्चा करता है उससे डबल हार्ड वर्क माँ बाप को करना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट मिलता है, चाहे पढ़ाई है चाहे खेलें हैं। तो मैं हर माँ बाप से ये कहूँगा, चाहे मदर साथ हो बच्चे के या बाप साथ हो, उनको उनके साथ रहना चाहिए ताकि वो ठीक ढंग से काम करें और मेहनत करें और आगे बढ़ें, ताकि आगे बढ़ के हमारे देश का और अपनी कंट्री का नाम जो है दुनिया भर में। एक बार फिर मैं आप सब लोगों को आज़ादी के दिन की बधाई देता हूं और मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए और आप अपनी कंट्री का नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रखिए, उसको बदनामी ना आने दी। मेरी तरफ से सबको नमस्कार, जय हिंद।